हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चैप्टर है। ठीक है ना दोस्तों, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आज की जो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के ऑब्जेक्टिव के साथ एमसीक्यू के साथ हम लोग थ्योरी के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरी जो पॉइंट्स होती हैं उनके साथ साथ इसी के साथ मैं क्लियर करूँगा। ठीक है ना। और ये जो क्लास होगी, इस क्लास में कम से कम आपको इनफ पर्याप्त क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना। सो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो फिक्स नहीं है, लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे मैं उतनी आपकी प्रैक्टिस करूँगा विद थ्योरी के साथ, यानी कि थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ। यहाँ पर इस जो चैनल पे आपको IMRE के लगभग 350 क्वेश्चन है कि 350 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। कितने? 350 क्वेश्चन। और इसके साथ साथ मैंने EDD में 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए बहुत ही अच्छे लेवल पे। ठीक है ना। इसके साथ साथ मैंने UEET में भी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, हीटिंग और इल्यूमिनेंस वो भी कंप्लीट, और इलेक्ट्रिक ड्राइव, इतने 4 चैप्टर मैंने वहाँ पर भी कंप्लीट करवा दिए। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए देख लीजिए, वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया है। ठीक है ना। और आपको डेली क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की तो मिल ही रही हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की। जो हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, क्या पहला क्वेश्चन है हमारा कि डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की सीमित ओवरलोड कैपेसिटी होती है, वो क्यों होती है दोस्तों, आपको बताना है। दोस्तों अगर इसका आपको आंसर आप लोग चैट में बताते रहिएगा। आप लोगों को जो भी आ रहा है सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन बस आप क्या करते रहिए, आप बताते रहिए कि हाँ ये आंसर होगा। ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं कि डीजल इलेक्ट्रिक जो ट्रैक्शन होता है इसकी सीमित ओवरलोड कैपेसिटी क्यों होती है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो होता है इसकी जो इसमें क्या होता है कि प्लेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से कैसा होता है, ये भारी होता है। या फिर इसमें बताया गया कि डीजल इंजन की जो शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है, यानी कि उसकी आयु कम होती है। या फिर इसमें कहा बताया गया तीसरा ऑप्शन कि डीजल इंजन की कांस्टेंट किलोवाट आउटपुट होती है। या फिर रिजनरेटिव ब्रेकिंग इस पर नहीं लगाई जा सकती किस पे, डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में, इस वजह से इसकी ओवरलोड कैपेसिटी सीमित होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों, ये बताना है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। कौन सा? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यानी कि इसमें जो डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होती हैं इनकी ओवरलोड कैपेसिटी इस वजह से कम होती है क्योंकि इसमें हम लोग रिजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। जो ट्रामवे होता है, ट्रामवे के लिए DC सिस्टम में कितना वोल्टेज प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि 750 वोल्ट, या फिर 1500 वोल्ट, या फिर 3000 वोल्ट, या फिर 2400 वोल्ट। ठीक है ना दोस्तों, ये बताना है। चैट में बताइए कि कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा ट्रामवे होता है, क्या होता है, जो ट्रामवे होता है इसमें से हमारा कौन सा 750 वोल्ट यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए नंबर ऑप्शन सही है। बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यदि वोल्टेज 1500 वोल्ट से अधिक हो जाए तो करंट कलेक्टर के लिए किसमें परिवर्तन होगा, यानी कि जो करंट कलेक्टर होता है वो किसमें परिवर्तन होगा। तो पहला ऑप्शन है इसमें कॉन्टैक्ट रेल में, या फिर ओवरहेड वायर में, या फिर थर्ड रेल में, या फिर कंडक्टर रेल में। ठीक है ना दोस्तों हम आपको ऑप्शन में बताना है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें से किसमें अगर हमारा 1500 वोल्ट से अधिक हो जाए तो हमारा करंट कलेक्टर किसमें परिवर्तन होगा, तो वो होगा ओवरहेड वायर में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही है। ठीक है ना। अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिंगल फेज AC सिस्टम के ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में लो फ्रिक्वेंसी क्यों डिजायरेबल होती है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो सिंगल फेज AC सिस्टम होता है उसमें हम लोग लो फ्रिक्वेंसी क्यों यूज करते हैं, यानी कि 25 हर्ट्ज क्यों यूज करते हैं, फिर 16 से 2/3 क्यों यूज करते हैं, ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए इंग्लिश में जरूर लिखा है, लेकिन मैं हिंदी पे समझाऊंगा कि इट इम्प्रूव्स द कम्यूटेशन प्रोसेस ऑफ AC मोटर्स, आप AC मोटर की कम्यूटेशन प्रॉपर्टी को सुधारने के लिए। या फिर इंक्रीज AC मोटर एफिशिएंसी, AC मोटर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। इंक्रीज AC मोटर पावर फैक्टर यानी कि AC मोटर की पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए। या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सभी कंडीशंस के लिए हम लोग सिंगल फेज AC सिस्टम में लो फ्रिक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें सिंपल सा कि सिंगल फेज AC सिस्टम में लो फ्रिक्वेंसी का प्रयोग इन सभी के लिए, यानी कि इससे क्या होता है कि हम लोग कि जो उसकी मोटर की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, पावर फैक्टर भी सुधरता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मतलब उस पर जो इम्पीडेंस होता है वो, या फिर हम लोग रिएक्टेंस वगैरह की बात करें, वो एक्सल होता है, और वो हमारा होता है एक्सल किसके, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा ये कम तो उतना ज़्यादा ऐसे इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो उनको मैं ज़्यादा भी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस शॉर्ट में बताऊँगा कि हाँ हमारी अगर हम फ्रीक्वेंसी को अगर आप लो कर दें तो सिंपल से क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मोटर की पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, कम्यूटेशन जो प्रॉपर्टी वो भी अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के कांडो सिस्टम में क्या होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो कांडो सिस्टम में सिंपल से क्या होता है ये बताना है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि सिंगल फेज AC को DC में चेंज करते हैं,
या फिर 3 फेज एसी को सिंगल फेज एसी में चेंज करते हैं, फिर सिंगल फेज एसी को 3 फेज एसी में चेंज करते हैं, या फिर 3 फेज एसी को डीसी में चेंज करते हैं। ये दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों हम आपको बता दें सिंपल से, जो कांडो सिस्टम होता है, कांडो सिस्टम, अब ये कितने प्रकार के सिस्टम्स होते हैं ये भी अभी मैं आगे इसी लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो आप बने रहिएगा प्लीज़ इसी में। तो हम आपको बता दें जो कांडो सिस्टम होता है, कांडो सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग 3 फेज को एसी में, 3 फेज एसी को किसमें, सिंगल फेज एसी में चेंज करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, ठीक है ना। कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सभी फ्यूचर ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कंपोजिट सिंगल फेज एसी टू डीसी सिस्टम चुनने का मेन रीजन क्या है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर नीड्स नंबर लेस नंबर ऑफ सब स्टेशन, यानी कि जो सब स्टेशन की कम आवश्यकता पड़ती है, जो सब स्टेशन वगैरह वो कम हो जाते हैं, उनके नंबर कम हो जाते हैं। कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज एसी डिस्ट्रीब्यूशन एट 50 हर्ट्ज विथ एसी सीरीज ट्रैक्शन मोटर, या फिर प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द लोकेशन, यानी कि सब स्टेशन को स्थापित करने में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड मिलती है। फिर लाइट ओवरहेड कटनरी वायर की मतलब आवश्यकता हो जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है ये दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, यानी कि कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज एसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंबाइन, और इसके साथ साथ हमारे डीसी जो 50 हर्ट्ज पर डीसी मोटर के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सिंपल से इसमें बी सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि किस ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रामवे मोस्ट इकोनॉमिकल है, यानी कि सिंपल से जो ट्रामवे होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो यूज होता है। अब वो किस प्रकार के सिस्टम में ज़्यादा यूज होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है कि वेरी डेंस ट्रैफिक ऑफ लार्ज एरिया, जहाँ पर लार्ज एरिया मतलब लार्ज जो सिटी होते हैं, बहुत बड़े बड़े सिटी होते हैं और बहुत घने होते हैं, यानी कि आबादी जहाँ पर घनी होती है। या फिर मीडियम ट्रैफिक, जहाँ पर मीडियम ट्रैफिक होता है। या फिर रूरल यानी कि गांव देहात के क्षेत्र पे। या फिर सबअर्बन यानी कि जो कस्बे वगैरह होता है वहाँ पर प्रयोग होता है। तो सिंपल सा बता दें कि जो ट्रामवे होता है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, वो होता है हमारे डेंस ट्रैफिक लार्ज सिटी में। कहाँ पर, डेंस ट्रैफिक लार्ज सिटी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। इसके बाद 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ट्रामवे से भिन्न ट्रॉली बस में आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जो ट्रामवे से जो भिन्न होता है ट्रॉली उसमें क्या आवश्यकता नहीं होती, ये बताना है दोस्तों आपको। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर, या फिर ड्राइविंग एक्सेल्स, या फिर हैंड ब्रेकिंग, या फिर रनिंग रेस। सिंपल से आपको ये बताना है दोस्तों। अगर आप आ रहा है तो आप चैट में जरूर बताते रहिए, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ये जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन हर एक मीडियम्स के लिए, देखिए ऐसा नहीं होता है कि सिंपल से क्वेश्चन लेके आपको मतलब एक तरह से बेवकूफ़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि शॉर्ट में आपको छोटे से क्वेश्चन दे देगी। हाँ, आपके मीडियम क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ हाई आएंगे, तो मैं हर एक, अगर आपको टफ क्वेश्चन करने आ गए तो कहीं ना कहीं मीडियम्स तो मैं करवा ही रहा हूँ, और इसके साथ साथ जो सिंपल होते हैं वो तो कहीं पर भी आपको ईजिली मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि ईजिली से आपको नहीं मिलता है और नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि हर एक चैनल पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिंपल से लोग सिंपल से क्वेश्चन बना के प्रोवाइड करा दिए। लेकिन नहीं, आपको ये क्वेश्चन, आप चाहे कॉम्पिटिटिव की बुक्स उठा लेंगे, आप कहीं पर भी पेपर उठा लेंगे, आप ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है आज पढ़ रहे हैं, ये कल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ऐसे कंटेंट्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें पूछा गया 8 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रॉली से भिन्न और ट्रॉली बस में क्या आवश्यकता नहीं होती है, ट्रामवे से भिन्न। तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही है कि रनिंग रेल्स की आवश्यकता नहीं होती है। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि करंट कलेक्टर जिसका प्रयोग डिफरेंट हाई स्पीड्स व कंडीशंस में होता है, तो वो कौन सा करंट कलेक्टर, ये आपको दोस्तों बताना है। सिंपल सा दोस्तों हम आपको बता दें कौन सा वो होता है, पेंटाग्राफ। कौन सा होता है, पेंटाग्राफ, यानी कि पेंटाग्राफ होता है वो हाई स्पीड मतलब डिफरेंट हाई स्पीड्स और बहुत ज़्यादा हाई करंट को कलेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। बाकी ट्रॉली और बुक ये सारे के सारे भी करंट को कलेक्ट करने में प्रयोग होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड और बहुत ज़्यादा हाई करंट को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सिटी सर्विस के लिए स्पीड टाइम कर्व में कौन सा पीरियड अनुपस्थित रहता है। अब हम लोग स्पीड टाइम कर्व की बात करें तो ये भी हमारे ये भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं। इसके बाद मैंने थ्योरी तो नहीं दे पाया हूँ टाइम, लेकिन हाँ जरूर मैं इसके बारे में अच्छे से बात करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल सा भी बताना है कि जो सिटी सर्विस के लिए जो स्पिन टाइप कर्व बनता है उसमें से कौन सा पीरियड अनुपस्थित रहता है, पहला कॉस्टिंग, या फिर फ्री रनिंग, या फिर एक्सीलरेशन, या फिर ब्रेकिंग। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा सिटी सर्विस के लिए जो स्पीड टाइप कर्व बनता है वो इसमें क्या अनुपस्थित रहता है, वो अनुपस्थित रहता है इसमें फ्री रनिंग जो होता है वो अनुपस्थित रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे कितने 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ी सी थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रैक का जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारा ट्रैक होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो हमारी पटरी होती है, ये जो हमारी पटरी होती है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रैक। क्या बोलते हैं? ट्रैक। हिंदी में बोलते हैं रेल। और इसके ऊपर जो हमारी गाड़ी चलती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? गाड़ी। तो ये पूरा मिला के क्या बन जाता है? रेल गाड़ी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारी ये जो हमारा इसके बाद अब क्या होता है कि ये जो हमारा इंजन होता है, अब इंजन को चलाने के लिए कई सारे सिस्टम होते हैं। जैसे हमारे स्टीम इंजन होता है,
इंजन को हम लोग लोकोमोटिव बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन होता है। इस तरीके से ये सारा का सारा होता है। अब ये जो हमारे ट्रैक होता है, ट्रैक क्या होता है कि जैसे अगर हमारा उस पर बिजली के द्वारा उसमें मतलब बिजली दी जा रही तो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक हो गया, ठीक है ना। अगर उसमें हमारी गाड़ी भाप के द्वारा तो तुम्हारा वो स्टीम वाला ट्रैक हो गया। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक ट्रैक होता है उसको कितने सिस्टम यानी कि उसमें कितने प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, वो सारे के सारे मतलब सारी की सारी बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है यहाँ पर, बस मैं थोड़े से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पर थ्योरी ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसकी मत करिएगा, उसको देखिए और समझिए। और यहाँ से भी आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि मैं उनको फ्रेम करना नहीं होता है, कभी कभी कुछ थोड़े तरीके से घुमा भी देता है, इस वजह से मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी भी ला रहा हूँ। तो पहला यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ट्रैक सिस्टम होता है ये 3 प्रकार का होता है, एक तो डीसी सिस्टम, एसी सिस्टम और कंपोजिट सिस्टम। अब ऐसे देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, एसी सिस्टम, डीसी सिस्टम और कंपोजिट सिस्टम। अगर अब हम डीसी सिस्टम की बात करें तो डीसी सिस्टम भी हमारा 3 टाइप्स का बन जाता है। एक बन जाता है बोथ लाइन्स ओवरहेड, एक बन जाता है रनिंग रेल एक्शन एज रिटर्न कंडक्टर, एक बोथ लाइन्स ऑन ग्राउंड बट इंसुलेटेड। अब जो बोथ लाइंस ओवरहेड वाला होता है इसमें ट्रॉली बसेस के लिए यूज होता है और यहाँ पर वोल्टेज कितना होता है, 600 वोल्ट होता है। अब यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि भाई ट्रॉली बस के लिए कितना वोल्टेज, तो 600 वोल्ट। अब देखिए ट्रामवे के लिए एक क्वेश्चन आया था ना कि इसमें कि 750 वोल्टेज यूज होता है। तो देखिए लेकिन हाँ कभी कभी याद रखें, जैसे कहीं पर अगर ट्रामवे के लिए 700 वोल्ट दे दिया फिर 720 दे दिया तो आप उसको मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं 750 ही होता है, आप उससे बहस नहीं, मतलब थोड़ा बहुत क्या होता है वेरी करता रहता है डाटा, ठीक है। लेकिन हाँ एग्जैक्ट कितना 750 होता है। इसके बाद रनिंग रेल एक्शन एज ए रिटर्न कंडक्टर की बात करें तो ट्राम कार के लिए देखो कितना होता है, 600 होता है। और देखो वहाँ पर ट्रामवे के लिए 750 बताए, तो वो इस वजह से थोड़ा बहुत डाटा वेरी करता है, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। मेन लाइन्स ट्रैक्शन की बात करें तो ये 1500 वोल्ट होता है। बोथ लाइन्स ऑन ग्राउंड बट इंसुलेटेड की बात करें तो 1500 वोल्ट होता है, 2400 वोल्ट और 3000 वोल्ट होता है। एसी सिस्टम की बात करें अब तो एसी सिस्टम भी दो प्रकार की इसमें क्या होता है, एक तो सिंगल फेज होता है और एक 3 फेज होता है। सिंगल फेज को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा 15 kV 16 से 2/3 हर्ट्ज से, फिर 11 kV 25 हर्ट्ज कांडो सिस्टम और 25 kV 50 हर्ट्ज। 3 फेज की बात करें तो 2 ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर्स रनिंग रेल एज अ 3rd फेज, और इसमें वोल्टेज कितना होता है 3600 वोल्ट और 16 से 2/3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसके बाद कंपोजिट सिस्टम में बात करते हैं तो पावर रिसीव्ड फ्रॉम सिंगल फेज एंड कन्वर्टेड डीसी सप्लाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे क्या होता है ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ कि किस सेम वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड में स्टॉप्स की ड्यूरेशन बढ़ाने से वो कौन सी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये बताना है आपको कि सेम वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड में स्टॉप्स की ड्यूरेशन अगर बढ़ा दें तो कौन सी स्पीड बढ़ जाती है। तो पहला है इंक्रीज द शेड्यूल्ड स्पीड, यानी कि शेड्यूल्ड स्पीड बढ़ जाती है, या फिर इंक्रीज द क्रिस्ट स्पीड बढ़ जाती है। क्रिस्ट का मतलब होता है छोटी, जैसे हमारी एक गाड़ी होती है एक पीक टाइम पे पहुंचती है फिर डाउन पे आ जाती है, ऐसे तो इसे हम लोग क्रिस्ट बोलते हैं। डिक्रीज यानी कि या फिर क्रिस्ट जो होते हैं क्रिस्ट स्पीड होती है वो डिक्रीज, फिर डिक्रीज द शेड्यूल्ड स्पीड या फिर शेड्यूल्ड स्पीड हमारी घट जाती है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों, ये आपको बताना है, चैट में बताते रहिए, ठीक है ना। तो इसमें से मैं आपको बता दूँ, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सी यानी कि डिक्रीज द शेड्यूल्ड स्पीड। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक ट्रेन का मास 500 टन है तो इसका वेट होगा, ये दोस्तों आपको बताना है। अब देखिए क्या होता है कि ये देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे तो थोड़ा सा मतलब यही कि, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम भी हो सकते हैं, ना भी फ्रेम हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा फिजिक्स का लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ पर आपने सिंपल से यहाँ पर क्या दिया, मास दिया है, वेट पूछा है, तो W बराबर क्या होता है mg होता है। यहाँ पर m का मान कितना है 500 टन है, g का मान रख दीजिए 9.8 होता है। तो उससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 495 टाइम्स 0 न्यूटन इतना आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी नंबर सही है। अब हम लोग बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ट्रेन का फ्री रनिंग स्पीड किस पर डिपेंड नहीं करता है दोस्तों, ये आपका बताना है। पहला ऑप्शन है ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप्स पर, या फिर डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स पर, या फिर रनिंग टाइम पर, या फिर एक्सेलरेशन पर। ये दोस्तों आपको बताना है, ठीक है ना, कि जो हमारा फ्री रनिंग स्पीड है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, ये बताना है आपको। तो पहला इसमें ऑप्शन कौन सा है, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप्स, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स, रनिंग टाइम या फिर एक्सेलरेशन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप्स। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि ट्रेन में ड्राइविंग एक्सल्स की आउटपुट एनर्जी प्रयोग होती है, किसमें प्रयोग होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। चैट में बताते रहिए इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। अगर हाँ दोस्तों अगर यहीं पर आपको कोई डाउट्स हो आप वो भी बताते रहिए, ठीक है, उसको साथ साथ मैं क्लियर भी करता रहूँगा। एक्सेलरेशन द ट्रेन ओवरकम द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का दोस्तों मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है ढाल। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, ओवरकमिंग द ट्रेन रेजिस्टेंस ऑल ऑफ द अबव। हाँ अब थोड़ा सा मैं एक बात को आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि देखिए क्या होता है कि मैं इस यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैं इस वजह से क्वेश्चन ला रहा हूँ, और इंग्लिश टर्म वाले मतलब इंग्लिश में जो टर्म है जो टेक्निकल टर्म वो उनको इंग्लिश में लाने का इस वजह से कारण है
क्योंकि जो आपका एक पेपर आता है, देखिए एक तो ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें सबसे ज़्यादा आप तो पता ही जो ऑनलाइन चीज़ होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही होता है। और ये भी देखो BTUP बोर्ड की तरफ से डायरेक्ट नोटिस है कि अगर जो आपने हिंदी को क्वेश्चन को पढ़ के किया, तो अगर हिंदी में क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, आपने उसके अकॉर्डिंग किया है, तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। जो क्वेश्चन इंग्लिश में छपा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर सही माना जाता है। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और आप लोग फाइनल ईयर पे हैं, ये तो आपको बात पता ही होगी। तो इस वजह से मैंने हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड लैंग्वेज में क्वेश्चन या जो को कंटेंट्स ला रहा हूँ। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसमें कौन सा सही होगा। दोस्तों हम आपको बताएं जो ड्राइविंग एक्सल्स की जो आउटपुट एनर्जी है इन सभी में प्रयोग होती है, यानी कि ट्रेन को एक्सेलेरेट करने में, ओवरकम द ग्रेडियंट, ओवरकम द ट्रेन डिस्टेंस एंड ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्गर कॉस्टिंग पीरियड के लिए ट्रेन में होता है, ये बताना है। तो क्या होता है लॉन्गर कॉस्टिंग पीरियड के लिए क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है कि हमारा क्या होता है हायर एक्सेलरेशन, फिर हायर रिटार्डेशन, या लोअर स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन, फिर हायर शेड्यूल स्पीड, ठीक है ना। तो ये बताना है आपको। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों, हम आपको बताते हैं इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। कौन सा, हायर एक्सेलरेशन। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ट्रैक्टिव एफर्ट्स बढ़ाया जाता है, इनके किसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ट्रैक्टिव एफर्ट बढ़ा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये ट्रैक्टिव एफर्ट्स क्या होता है ये आपको बताना। ट्रैक्टिव एफर्ट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी जो ट्रेन होती है, ट्रेन जब चलती है तो उसके पहियों और ट्रेन के पट्टे के बीच कोई रेजिस्टेंस लगता है। तो ट्रेन को चलाने के लिए जो एफर्ट्स लगाया जाता है पहियों द्वारा, वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रैक्टिव एफर्ट्स कहलाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज द सप्लाई वोल्टेज यूजिंग हाई किलोवाट मोटर, इंक्रीजिंग द डेड वेट ओवर द ड्राइविंग स्किल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है उसका जो ट्रैक्टिव एफर्ट्स है वो इन सभी के द्वारा, यानी सप्लाई वोल्टेज, हाई किलोवाट मोटर्स, या फिर इंक्रीज द डेड वेट, इन सभी को बढ़ा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग थोड़े से यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर यहाँ पर थ्योरी आ गई। ये जो सारे पॉइंट्स है देखिए, ये सारे पॉइंट्स मैं नहीं पढ़ूंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो हेडिंग है उन्हीं के बारे में, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट्स हैं वो अंडरलाइन भी मैंने इस वजह से कर रखी है, वही बस डिस्कस करूँगा यहाँ पर ये एडवांटेज हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के एडवांटेज हैं, ठीक है ना दोस्तों। कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के एडवांटेज क्या क्या होते हैं ये है। तो पहला तो क्या होता है, क्लीन होता है, इसमें क्या होती है हमारी स्मोक वगैरह, धुआं वगैरह नहीं निकलता है, इस वजह से ये बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना। इसके बाद सुटेबल फॉर अंडरग्राउंड एंड ट्यूब रेलवेज, यानी कि अंडरग्राउंड रेलवे, आपने अंडरग्राउंड तो रेलवे चलती हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो, सर भारत की पहली मेट्रो है जो हुगली नदी के नीचे कोलकाता में अंडरग्राउंड वाटर में चलाई गई है, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आप यहाँ पर हमारा पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा होता है, लगभग 50% कम होता है किससे, स्टीम लोकोमोटिव से हमारा जो 50% कॉस्ट क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। स्टार्टिंग टाइम की बात करें तो स्टार्टिंग टाइम भी बहुत कम होता है, यानी कि आपने मतलब जैसे जो स्टीम वाले इंजन होते हैं उनको 2 से 3 घंटे पहले क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, इसके बाद चलते हैं। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होते हैं उनको तुरंत ही वो स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उनके स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके बाद उनका हाई स्टार्टिंग टॉर्क, जो हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होते हैं उनमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू स्टीम वाले लोकोमोटिव्स के। इसके बाद हाई शेड्यूल्ड स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इंक्रीज द ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी, यानी कि आसानी से क्या होता है कि जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो आपको बहुत तेज़ चलानी है, तो बहुत तेज़ी से आप चला करके मतलब जल्दी से मतलब ट्रैफिक को हटा सकते हैं, यानी कि आदमियों को इधर से उधर ले जा सकते हैं, या फिर अगर बोझा वगैरह माल वगैरह भी इधर उधर से ले जाए वो भी ले जा सकते हैं। इसके बाद ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग क्या होता है कि आसानी से, जैसे जो हमारे स्टीम लोकोमोटिव होते हैं उसमें ब्रेकिंग आसानी से प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होते हैं उसमें लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग करने से आप एक तो पहली बात तो यहाँ पर वियर एंड टीयर बहुत कम होता है। इसके साथ साथ जो हमारे रीजनरेटिव ब्रेकिंग में होता है तो उसमें हमारी एनर्जी रिप्रोड्यूस होती है, तो इस वजह से यहाँ पर 80% एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई से लेते हैं, मतलब वापस कर देते हैं कम से कम 80% सप्लाई को, ठीक है ना, ये होता है। इसके बाद ये ग्रेडियंट्स, ढाल वगैरह, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है मैंने पहले बताया, ढाल होता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है बहुत अच्छी ब्रेकिंग की आवश्यकता होती है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बहुत अच्छे से ब्रेकिंग का यूज कर सकते हैं। इसके बाद सेव हाई ग्रेड कोल। अब क्या होता है कि जैसे आपको सभी को पता होगा जो स्टीम लोकोमोटिव होती हैं उनको चलाने के लिए भाप की आवश्यकता होती है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर कोल को जलाते हैं। कोल को जला करके हम लोग क्या करते हैं, कोल को पहले तो जलाते हैं, जलाने के बाद फिर उससे क्या बनाते हैं हम लोग, स्टीम बनाते हैं। स्टीम बनाने के बाद फिर उससे हम लोग क्या करते हैं, अपने इंजन, लोकोमोटिव इंजन को चलाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट आप क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी क्या होता है, सिंपल सी हमारी गाड़ी होती है, ठीक है ना, और गाड़ी के ऊपर क्या होता है, लेकिन हमारा सिंपल सा, अभी मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा कि कैसे हमारा एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, मॉडर्न इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है।
है, सो आप प्लीज़ बने रहिएगा, ठीक है ना। वहाँ पर आपको पूरा डायग्राम दिखाऊंगा, वहाँ समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो वहाँ पर इस तरीके से, तो वहाँ पर मतलब हाई ग्रेड कोल की भी बचत हो जाती है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का प्रयोग करने से। इसके बाद लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होती है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कम्प्लीटली लो होती है किसके, स्टीम लोकोमोटिव की। एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस्ड लोड, अब सिंपल से ये समझिए कि जो हमारे स्टीम लोकोमोटिव होता है उसमें एक जो होता है उसमें अनबैलेंस्ड लोड होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो पटरियाँ होती हैं, अगर अब एक तरफ लोड ज़्यादा हो एक तरफ कम होगा तो एक तरफ की पट्टी घिस जाएगी, एक तरफ की कम घिसेगी, तो यानी कि वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा हो जाता है स्टीम लोकोमोटिव। लेकिन इलेक्ट्रिक में क्या होता है कि उसमें हमारा अनबैलेंस फोर्स नहीं होता है, बैलेंस फोर्स होता है। इस वजह से हमारा वियर एंड टियर जो होता है यानी कि बहुत कम होता है, पहिए का हो या फिर रेल, दोनों का ही, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, प्लीज़ ये सुन लीजिए। और अगर आप कहीं पर नोट कर रहे हैं तो प्लीज़ नोट भी कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत सारी आपको थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, इस वजह से ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आप उनको नोट करते रहिए, ठीक है ना। तो पहले तो डायरेक्ट करंट सिस्टम की बात करते हैं। डायरेक्ट करंट सिस्टम में हम लोग कितना वोल्टेज यूज करते हैं, 600 वोल्ट, 750, 1500 और 3000 वोल्ट। सिंगल फेज जैसी सिस्टम की बात करें तो 15 से 25 के भी, ठीक है ना। 16 सही 2/3 से 25 और 50 हर्ट्ज, ये 3 फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। 3 फेज सिस्टम की बात करें तो इसमें से हम लोग 3000 से 3500 वोल्ट तक यूज करते हैं और 16 सही 2/3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। कंपोजिट सिस्टम में बात करें तो इन्वॉल्विंग कन्वर्टर्स, इसमें ये कन्वर्टर यूज करते हैं। और सिंगल फेज एसी को हम लोग 3 फेज एसी और डीसी में चेंज करते हैं। तो इस तरीके से हमारे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम हो गया, यानी कि यहाँ पर हम लोग सप्लाई किस तरीके से यूज कर रहे हैं उसका ये सारा का सारा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्किडिंग वाहनों में सामान्यतः होती है, यानी कि स्किडिंग क्या होती है ये बताना है दोस्तों, और ये कब होती है। तो ब्रेकिंग एफर्ट्स एक्सीड इन एडेसिव वेट, इट नेगोशिएट अ कर्व, इट पासेस ओवर अ पॉइंट्स अ क्रॉसिंग ऑफ इट ब्रेक्स इज अप्लाइड सडनली। तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बस इतना बताना चाहूँगा। जो शीडिंग होता है आपने देखा होगा, कभी आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे, फिर कुछ भी बाइक वगैरह देखी होगी, फिर आपने ट्रक वगैरह, क्या होता है जब स्पीड में बहुत तेज़ कोई गाड़ी वाहन चल रहा होता है और अचानक से उसमें ब्रेक लगा दी जाती है तो फिसल जाती है, ठीक है ना। जैसे आपने ये जैसे रास्ता आपने यहाँ पर ब्रेक लगाई लेकिन गाड़ी हमारी थोड़ी सी आगे यहाँ आके रुकती है, ठीक है ना। तो ये जो इतनी दूरी चली यही हमारी क्या होगी, स्किडिंग हो गई। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्किडिंग। तो ये कब होती है, जब हम लोग ब्रेक अप्लाइड सडनली, यानी कि जब हम लोग ब्रेक को सडनली अप्लाइड कर देते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही है, डी नंबर ऑप्शन हमारा इसमें सही है, ठीक है ना। 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अदर मेथड ऑफ ट्रैक्शन में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्यों अच्छा। अब देखिए सारे, अब देखिए क्वेश्चन आ ही गया, मैंने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में क्यों अच्छा होता है वो बात सारी मैंने बात की थी ऊपर। तो पहले तो फास्टर एक्सेलरेशन, नो पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, बेटर ब्रेकिंग एक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल सा मैं बता दूँ आपको, जो हमारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम यानी सारे यानी कि बेटर फास्टर एक्सेलरेशन, नो पॉल्यूशन प्रॉब्लम, बेटर ब्रेकिंग, सारा कुछ होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंगल फेज एसी सिस्टम में कितना वोल्टेज प्रयोग होता है दोस्तों, ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 22 वोल्ट, 440 वोल्ट या 15 के वोल्ट में नन ऑफ द अबव। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि मैं यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। देखिए अभी जो हमारा स्टैंडर्ड होता है तो वो हमारा जो यूज हो रहा है वो 25 kV का यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, वो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यानी कि नन ऑफ द अबव। यानी कि सिंगल फेज एसी सिस्टम में स्टैंडर्ड वो 25 kV का जो वोल्टेज यूज हो रहा है, ठीक है ना। इस वजह से इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ठीक है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे में प्रयोग होता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है 200 वोल्ट या फिर 25 kV सिंगल फेज, या फिर 25 kV 2 फेज एसी, या फिर 25 kV 2 फेज एसी, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर दोस्तों सही है, तो इसमें से बता दूं लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, सिंगल फेज 25 kV सिंगल फेज एसी का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन सही है। लोकोमोटिव की स्पीड कंट्रोल की जाती है दोस्तों, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है कि फ्लाई व्हील द्वारा, गियर बॉक्स द्वारा, अप्लाइंग ब्रेक्स द्वारा, फिर रेगुलेटिंग स्टीम फ्लो टू इंजन द्वारा, यानी कि इंजन को स्टीम कम दे करके। तो देखिए जो लोकोमोटिव की जो स्पीड कंट्रोल होती है सिंपल सी, ये दोस्तों आपको रेगुलेटिंग स्टीम फ्लो टू इंजन, यानी कि स्टीम को क्या करके रेगुलेट करके। अब जो स्टीम लोको यहाँ पर कौन सा लोको, ये स्टीम लोकोमोटिव की बात की है। तो स्टीम लोकोमोटिव में क्या होता है, आप जितनी ज़्यादा स्टीम ज़्यादा जाएंगे उतना ये तेज़ हमारा क्या होगा कि इंजन तेज चलेगा, और आपने स्टीम कम कर दी तो उसकी ऑटोमेटिक क्या हो जाती थी, स्पीड कम हो जाती है। यानी कि वही हमारे स्टीम को हम लोग जितने ज़्यादा कम ज़्यादा कर रहे हैं, यही उसी के थ्रू हमारी स्पीड कंट्रोल होती थी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही, डी नंबर ऑप्शन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि भारत में मेन ट्रैक्शन सिस्टम भारत में मेन ट्रैक्शन सिस्टम में प्रयोग होता है, ये बताना है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, डीजल इंजन लोकोमोटिव, स्टीम इंजन लोकोमोटिव, फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों अगर हम लोग बात करें भारत में जो होता है वो मेन ट्रैक्शन सिस्टम में कौन सा इसका प्रयोग होता है, डीजल लोकोमोटिव का प्रयोग होता है। किसका, डीजल लोकोमोटिव का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डीजल लोकोमोटिव बनते हैं, ये दोस्तों बताना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि डीजल लोकोमोटिव कहाँ पर बनते हैं, ये दोस्तों तो हम आपको बता दें जो डीजल लोकोमोटिव होते हैं दोस्तों वो हमारे कहाँ पर बनते हैं, वो हमारे बनते हैं वाराणसी में,
ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का किसमें से कैसे हमारी, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उस पर किस पार्ट का कौन सा काम होता है, ठीक है ना, ये सारा का सारा हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो देखेंगे सबसे पहले। इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी कंटिन्यू है, सो प्लीज़ आप इसको कुछ समझ लीजिए। तो जैसे सबसे पहले ये तो हमारा ओवरहेड ट्रांसमिशन वायर होता है, यानी कि जो कट, इसके साथ साथ यहाँ पर करंट आती है, इसके थ्रू यहाँ पर ये हमारा पेंटाग्राफ होता है, पेंटाग्राफ के थ्रू हमारा यहाँ पर लाइन आती है। इसके साथ ये सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर में हम लोग क्या करते हैं, इससे मतलब सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारी जो लाइन है सीधे डायरेक्टली आती है, यहाँ जो ट्रांसफार्मर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा होता है नीचे, वहाँ से ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रखा होता है, यानी कि 25 kV की लाइन को हम लोग चेंज करते हैं, यानी कि लो करते हैं। इसके बाद हम लोग फिर मेन रेक्टिफायर में भेजते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। इसके साथ साथ फिर हमारे क्या होते हैं कि इन्वर्टर लगे होते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, ठीक है ना, इन्वर्टर क्या करते हैं, इन्वर्टर हमारा फिर डीसी को एसी में चेंज करते हैं, और इस डीसी से एसी के बीच फिर ये जो हमारी ये देख रहे हैं कि एक्सल्स के पास, यानी कि ये जो हमारे पहिए लगे, इनके पहिए के पास हमारी जो 3 फेज एसी मोटर लगी है, इन मोटर को सप्लाई मिलती है, और ये हमारी मोटर क्या होती है, फिर ये मोटर हमारे इन सबको चलाती है। इसके साथ साथ ये ऑक्सिलरी हमारे ऑक्सिलरी सहायक रेक्टिफायर और इन्वर्टर भी लगे होते हैं। इंजन को कूल करने के लिए लोको कूलिंग फैंस भी लगे होते हैं, कंप्रेसर भी लगा होता है, और लाइटनिंग की व्यवस्था के लिए हम लोग बैटरी रखते हैं। बैटरी को हम लोग इन्वर्टर चार्जर के द्वारा चार्ज करते रहते हैं, और ब्लोअर्स वगैरह भी लगे होते हैं। इस तरीके से ये हमारे एक कंप्लीट एक मॉडर्न एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का डिज़ाइन है, सिंपल सा, ठीक है ना। अब हम लोग 24 नंबर फिर अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि 24 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि डीजल लोकोमोटिव की हॉर्स पावर क्षमता कितनी होती है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 50 से 200, ये देखिए किलो वो HP में है, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल से ये यहाँ पर आप क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कि डीजल लोकोमोटिव की हॉर्स पावर क्षमता होती है, तो यहाँ पर HP में बताना है कि 50 से 200, ठीक है ना, या फिर 500 से 1000, या फिर 1500 से 2500, या फिर 3000 से 5000। तो दोस्तों जो हमारे डीजल लोकोमोटिव होते हैं इनकी जो हॉर्स पावर क्षमता होती है वो कितनी, 3000 से 5000 के बीच होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें सही है। अब बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की, डॉट डॉट लोकोमोटिव की हाईएस्ट ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि कौन सा ऐसा इन सब में इंजन होता है, या फिर कौन सा इंजन है जिसकी हाईएस्ट ऑपरेशन, यानी कि आसानी से मतलब बहुत ज़्यादा उसका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, कि तुरंत उसको वर्क में ला सकते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह कम होता है। ये सारा बताना है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक, डीजल, स्टीम, या फिर आला, यानी कि ये सभी। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं हाईएस्ट ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी की बात करें, यानी कि जो ऑपरेशन में कार्य करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाए, वो कौन सा इंजन होता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक इंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। दोस्तों चैट में बताते रहिए कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, इससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है ना। इस 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्टीम लोकोमोटिव की क्षमता कितनी होती है। अब दोस्तों ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है कि अप टू 1500, यानी कि 1500 HP से अधिक, या फिर 1500 से 2000 के बीच, या फिर 2000 से 3000 के बीच, या फिर 3000 से 4000 के बीच, ठीक है ना दोस्तों। हम आपको बता दें कि जो स्टीम लोकोमोटिव होती है इसकी क्षमता कितनी होती है, 1500 से 2000 के बीच होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें बी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्टीम लोकोमोटिव की एफिशिएंसी कितनी होती है, दोस्तों ये बताना है। पहला ऑप्शन है 5 से 10%, 15 से 20, या फिर 25 से 35, या फिर 35 से 45। यहाँ पर ये जो एफिशिएंसी है ये ओवरऑल एफिशिएंसी की बात की जा रही है, ठीक है ना, कैसी। तो दोस्तों जो हमारे स्टीम लोकोमोटिव होते हैं इनकी जो ओवरऑल यहाँ पर एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी है दोस्तों यहाँ पर, तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी होती है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 20 है, ये 15 से 20% हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी होती है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रामवे में मोटर प्रयोग की जाती है, दोस्तों बताना है। डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, एसी 3 फेज मोटर, या फिर एसी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है ना दोस्तों, ये बताना है आपको। तो सिंपल सा बता दें आपको कौन सा सही है। तो इसमें से हमारा डीसी सीरीज मोटर प्रयोग होती है ट्रामवे मोटर में, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि स्टीम लोकोमोटिव में इलेक्ट्रिक पावर दी जाती है। जो स्टीम लोकोमोटिव होती हैं उनको इलेक्ट्रिक पावर किसके द्वारा दी जाती है, वो बात यहाँ पर बताना है। पहला है ओवरहेड वायर द्वारा, या फिर हमारे बैटरी सिस्टम द्वारा, फिर स्मॉल टर्बो जनरेटर द्वारा, या फिर डीजल इंजन जनरेटर द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके आने के लगभग चांसेस हैं। सो वीडियो को प्लीज़ पूरा और अच्छे से देखिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करते जाइए, लास्ट में वरना मैं PDF भी बता दूंगा कि इसका PDF कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो स्टीम जो लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक जो इंजन होते हैं, लोकोमोटिव होते हैं, उनको जो इलेक्ट्रिक पावर जो दी जाती है वो जाती है स्मॉल टर्बो जनरेटर, इससे स्मॉल टर्बो जनरेटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्सप्लोजिव गैस माइंस में लोकोमोटिव कौन सा लोकोमोटिव प्रयोग होता है, ये दोस्तों आपको बताना है, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा बताना है कि जो स्टीम जो लोकोमोटिव्स होती हैं उसमें से हमारा कौन सा
लोकोमोटिव प्रयोग होता है स्टीम इंजन, डीजल इंजन, बैटरी लोकोमोटिव या फिर हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन, ये बताया गया। दोस्तों हम यहाँ पर डी नंबर मिट गया, यहाँ पर कोई भी कर लीजिए, फिर नन ऑफ द अबव कर लीजिए, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो हमारे सिंपल बता दूँ, जो गैस या फिर एक्सप्लोजिव माइंस वगैरह में हम लोग बैटरी लोकोमोटिव का प्रयोग करते हैं। इसका बैटरी लोकोमोटिव का यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डीजल इंजन की ओवरलोड कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी होती है, ये बताना है आपको, ठीक है। जो हमारे डीजल होते हैं, डीजल इंजन होते हैं, उनकी जो ओवरलोड कैपेसिटी होती है वो हमारी कितनी होती है, सिंपल सी वो होती है, पहला ऑप्शन है 2%, 10%, 20% या 40%, तो ऑप्शन नंबर सी 20% होती है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टीम इंजन में स्टीम प्रेशर होता है कितना होता है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1 to 4, 5 to 8 या फिर 10 to 15, 25 to 35, ये बताना है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि चैट में कि कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है डी नंबर, यानी 25 to 35 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से देखिए, अब ये डाटा ऐसे वो वेरी हो सकता है कि इसकी हमारी यूनिट्स वगैरह चेंज करके दे दी जाए, तो इस वजह से ऐसे भी हो सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप अपने ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भारत में कहाँ पर बनते हैं ये बताना है। पहला ऑप्शन है जमालपुर में, बेंगलुरु में, चित्तरंजनपुर में या फिर गोरखपुर में। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यानी कि जो इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन है वो हमारे कहाँ पर बनते हैं, वो बनते हैं हमारे बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इंजन और बोगी के साथ उनके पहिए टेपर क्यों होते हैं, थोड़े से टेपर क्यों बनाए जाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है कि रिड्यूस्ड फ्रिक्शन, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फैसिलिटेट ब्रेकिंग या फैसिलिटेट इन टेकिंग टर्न, ये बताना है। तो सिंपल सा हम आपको बता दें कि जो हमारे इंजन या फिर बोगी होती है, इनको जो पहिए होते हैं थोड़े से टेपर बना देते हैं, क्यों, टेकिंग फैसिलिटेट इन टेकिंग टर्न्स, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है ये किस प्रकार के ट्रेनों में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो हम आपको बता दें ये किस में प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन है कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में, या फिर सुपरफास्ट ट्रेन में, या फिर सबर्बन और अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन में, या फिर आल ट्रेन में। दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है ये हमारे किस प्रकार के ट्रेनों में, सुपरफास्ट, मेल एक्सप्रेस, सबर्बन सभी में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, डी नंबर सही है। इस तरीके से आपने देखा ये 35 क्वेश्चन। इसके बाद मैं थोड़ी सी यहाँ पर थ्योरी भी बता दे रहा हूँ। ये जो 25 एडवांटेज और 25 kV 50 हर्ट्ज, इसमें क्या क्या यूज होते हैं, तो सिंपल से यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बस शॉर्ट में बताता जाऊँगा, हेडिंग। देखिए सिंपल सा होता है, जब भी आप हाई वोल्टेज का प्रयोग करेंगे तो सिंपल सा क्या होता है कि जब हाई वोल्टेज का प्रयोग करेंगे तो करंट का मान घट जाता है, और करंट का मान घटने से क्या होता है, किसी भी हमारे जो कंडक्टर होता है, कोई भी कंडक्टर होता है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमारा करंट घट गया तो हमारा ऑटोमेटिक जो वायर है, कटिंग वायर है, उसका हमारा क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया घटने से क्या होता है कि ऑटोमेटिक उसकी कॉस्ट घट गई। अब अगर उसका भार कम हो गया तो उसको जो सपोर्ट करने वाले पोल्स वगैरह हैं उनकी भी कॉस्ट वगैरह कम हो जाती है, तो इस वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं लेस नंबर ऑफ सबस्टेशन। अब हमारे वोल्टेज का अगर मान बढ़ गया है तो इससे क्या होता है, जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। इससे हमारे क्या होता है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी बहुत अच्छा होने से क्या हो जाता है कि लेस नंबर ऑफ सबस्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद सिंपल सा फिर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन लोकेशन ऑफ सबस्टेशन। हाँ इसके बाद हाँ लेस नंबर ऑफ सबस्टेशन। इसके बाद और भी बात करते हैं, जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग इसमें क्या होता है कि 25 kV की लाइन में हम लोग 50 से 80 किलोमीटर के बीच हम लोग सबस्टेशन स्थापित कर सकते हैं। वहीं पर हम लोग 1500 वोल्ट के लिए 5 से 15 और 3000 वोल्टेज के लिए 15 से 30 किलोमीटर के बीच जो सबस्टेशन उनको स्थापित करना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है, जितना ज़्यादा वोल्टेज हो गया उतना ज़्यादा हमारे जो बीच के सबस्टेशन के जो बीच की दूरी है वो भी बढ़ जाती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोकेशन ऑफ सबस्टेशन, इसका मतलब ये होता है, समझिए क्या होता है कि जब आप दूर दूर सबस्टेशन होंगे तो सपोज कहीं पर अगर जंगल वगैरह आ रहा है या फिर कोई वो बहुत बड़ी नदी वगैरह फिर आ रहा है, समुद्र वगैरह मतलब नदी वगैरह आ रही है, तो इससे क्या होता है कि आप दूर दूर मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप मतलब सबस्टेशन वगैरह नहीं स्थापित कर सकते, चोरी वगैरह का डर रहता है, तो आप इससे क्या होता है कि आप अच्छी ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहाँ पर उसकी सेफ्टी अच्छी रहती है। तो इस वजह से ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है हम लोग हाई वोल्टेज का प्रयोग करने से। सिंप्लिसिटी यानी कि उसको डिज़ाइन करना भी बहुत सिंपल होता है जो हमारे सब स्टेशन होते हैं जो हाई वोल्टेज के, क्योंकि उसमें क्या सिंपल से ज़्यादा स्विच गियर मतलब नहीं यूज करने पड़ते, ठीक है ना। इसके बाद लोअर कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलेशन, उसकी जो कॉस्ट है इंस्टॉलेशन की वो भी बहुत कम होती है। हायर कॉफिशेंट ऑफ एडिशन, वो भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि कॉफिशेंट ऑफ एडिशन का मतलब तो संसंजक, यानी कि पटरी और जो हमारी पट्टी और जो पहिया उसके बीच जो लगता है बल लगता है या फिर जिसके द्वारा हमारी मतलब ट्रेन चलती है उसे हम लोग बोलते हैं कॉफिशेंट ऑफ एडिशन, तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। हायर स्टार्टिंग एफिशिएंसी, आसानी से उसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर हमारी सप्लाई वोल्टेज बढ़ गई तो इससे क्या होता है कि मोटर की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, टॉर्क वगैरह ये सारा बढ़ जाता है।
तो इस तरीके से क्या होता है कि ये सर बहुत सारे एडवांटेज मिल जाते हैं जब हम लोग हाई वोल्टेज का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे मैं अब दोस्तों क्या होता है कि मैं ये अभी शायद इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के मैं 1 या 2 पार्ट्स और लाऊंगा, ठीक है ना। इसके साथ मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि अभी तो इसमें मैंने 35 क्वेश्चन कवर किए हैं, कोशिश करूंगा आपको 100 क्वेश्चन कवर करा दूँ। थ्योरी में ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा ऐसी थ्योरी है कि क्योंकि उससे क्या होती है क्वेश्चन लगभग बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। इसके साथ अभी एक कर्व क्या होते हैं, स्पीड टाइम कर्व क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन क्या होता है, उसके जो फॉर्मूले वगैरह है उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लाऊंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी साथ में रहेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, और अपने दोस्तों में भी इस प्रकार की ये हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने IMRE, UEET और EDD सभी के MCQ यहाँ पर दे रहा हूँ। इसके साथ साथ सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के भी जस्ट ही उनके भी MCQ मैं आपको भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी सेमेस्टर के हों, किसी भी ईयर्स के हों, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह की हो गई, बुक्स की PDFs, हैंड रिटन नोट्स, ये सारा का सारा मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिस पेपर यानी कि करवाने लगूंगा कुछ टाइप में, कि कैसे आप करेंगे, अटेंड करेंगे पेपर वगैरह, और कुछ टाइप में भी तो वो भी आपको मिलने लगेगी, ठीक है ना दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। और हाँ, ये PDF इसकी कहाँ पर मिलेगी, तो PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने दे रखा है, ठीक है ना। वरना नाम है हमारा पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, क्या है, पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है। तो प्लीज़ जाइए वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।